नमस्कार दोस्तों, दिस इज कृष्णा वशिष्ठ और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल टैट्स गुरु। और आज मैं आप लोग के सामने फिर से 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि होंगे कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर से। ठीक है, और ये जो वीडियो सेशन है आज आपकी फिर से मदद करने वाला है। CTET 2020 की तैयारी हम कर रहे हैं इस चैनल पर। जिन भाई बहनों ने तैयारी अच्छी की हुई है वो इन 10 क्वेश्चंस को करके दिखाए, और साथ में जिन भाई बहनों ने अभी तक तैयारी नहीं की है तो वो इन वीडियो सेशन को देख के फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कुछ दिनों से मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की बहुत ही बेहतरीन वीडियोस देता हूँ। मैंने सारी थ्योरीज कवर की हुई हैं अपने चैनल पर, और साथ में क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम CDP के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स गेट स्टार्टेड। और साथ में मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। 30 आउट ऑफ 30 वी हैव सेट ए टारगेट। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू प्याजे के अकॉर्डिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम एडल्ट्स देन इन डैश। तो यहाँ पे 2 डैश आपको फिल करने हैं, और ये जो क्वेश्चन आ चुका है ये CTET Feb 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्याजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स, जो बच्चों की जो सोच है वो भिन्न होती है डैश। तो यहाँ पे क्या चीज़ सामने आएगी जो भिन्न होती है। अगर मैं सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे फिल करके देखता हूँ विच इज़ अमाउंट, तो कैसे लगेगा। अकॉर्डिंग टू प्याजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन अमाउंट फ्रॉम एडल्ट्स देन इन काइंड। तो देखो यहाँ पे जुड़ा नहीं। अमाउंट का मतलब होता है दोस्तों मात्रा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि प्याजे ने जो अपनी थ्योरी बनाई थी कॉग्निटिव थ्योरी, उसमें प्याजे ने आधार ही इस बेस को बनाया था कि बेसिकली एज, जो बच्चे की उम्र होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर, बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी, जो कि स्वाभाविक है, वो तो बढ़ती ही है, वैसे ही बच्चे की मैच्योरिटी, वैसे ही बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी बढ़ेगा। और उन्होंने ये कहा था कि एक बच्चे की जो सोच होती है वो डिफरेंट होती है, अमाउंट में डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू एडल्ट जो वयस्क होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस ऑप्शन के अंदर, अगर इन डैशेस के अंदर अगर मैं फिल करना चाहूँ तो ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू प्याजे के अनुसार चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन काइंड का मतलब टाइप्स। जैसे बच्चे सोचते हैं वैसे एडल्ट नहीं सोचते हैं, और आप यूं कह सकते हैं, यूं कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि जैसे एडल्ट सोचते हैं वैसे बच्चे नहीं सोचते। फ्रॉम देन इन अमाउंट, यहाँ पे सेकंड डैश में अगर मैं अमाउंट फिल कर दूं तो थोड़ा सा सेंटेंस भी सही लगेगा। ठीक है, तो देखो C ऑप्शन के अंदर हमारे पास क्या है, काइंड है। पहले वाले डैश में काइंड फिल हो जाएगा और दूसरे वाले डैश में क्या फिल हो जाएगा, अमाउंट। तो अब एक बार जोड़ के देखिएगा। अकॉर्डिंग टू प्याजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन काइंड फ्रॉम एडल्ट्स देन इन अमाउंट। ठीक है, तो ये तो बात दोस्तों बिल्कुल पक्की है कि प्याजे ने अपना आधार ही इस बेस को बनाया था, इस पॉइंट को बेस बनाया था कि बच्चे जो हैं एडल्ट के मुकाबले नहीं सोच पाते हैं। ठीक है, और ये बाद में जाके उनका क्रिटिसिज्म भी हुआ इस बात को लेके कि बच्चे की थिंकिंग को, बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को उन्होंने काफ़ी इग्नोर किया था। अब उनके मुताबिक तो मान लो अगर एक 10 साल का बच्चा है और एक 30 साल का एडल्ट है, तो 30 साल के एडल्ट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा होता है एज कंपेरेटिवली 10 साल के बच्चे के मुकाबले। तो दोस्तों ये बात, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि अगर एक 25 साल का एडल्ट है और एक 15 साल का एक बच्चा है, तो 15 साल के बच्चे की रीजनिंग एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी ज़्यादा होती है। वी हैव मेनी एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी बाद में जाके उनकी क्रिटिसिज्म हुआ इस चीज़ को लेके, तो वो खैर एक दूसरा मुद्दा है, उस चीज़ को यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करने वाला। तो ऑप्शन यहाँ पे अगर मैं देखूंगा इट वुड बी C। ठीक है, इट मस्ट बी C, और ये अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की है। ठीक है, तो C इसका जो है राइट आंसर है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन।
अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की के अनुसार चिल्ड्रन लर्न, बच्चे जो सीखते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये सीटेट फैब 2016 फर्स्ट सेट में आया था। वाइगोत्स्की की बात हो रही है यहाँ पे, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। अब देखो वाइगोत्स्की का भी मेन पॉइंट आपको पता होना जरूरी है, और मैं कई बार अपने वीडियो सेशन में बता चुका हूँ कि वाइगोत्स्की के अनुसार बेसिकली उन्होंने ये बोला है कि बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, बच्चे का सोशलाइजेशन अगर होगा तो उसकी लर्निंग भी बेटर होगी, ठीक है। और आपको पता है कि भाई सोशलाइजेशन क्या होता है, समाजीकरण होता है, हिंदी में इसको हम समाजीकरण कहते हैं। अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे से इंटरेक्ट करेगा, अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे से इंटरेक्ट करेगा तो डेफिनेटली सोशलाइजेशन होगा, डेफिनेटली सोशलाइजेशन होगा। एक दूसरे से इंटरेक्शन होना चाहिए, उसे ही हम सोशलाइजेशन कहते हैं। दोस्तों जब दो बच्चे आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि दोनों, देखो सबसे पहला चीज क्या होता है, कम्युनिकेशन सेट होता है। अब कम्युनिकेशन भी तो एक प्रकार की लर्निंग है। अब जैसे मान लो इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, तो आप क्या करोगे, दूसरों से विदाउट इंटरेक्टिंग विद अदर्स यू कैन नॉट लर्न एनी लैंग्वेज। अब लैंग्वेज ही नहीं सीख सकते। अब लैंग्वेज क्या है, लर्निंग ही तो है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा बाय इंटरेक्टिंग विद एडल्ट्स एंड पीयर्स। और इसका एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। एज फार एज वाइगोत्स्की थ्योरी इज कंसर्न, ऑप्शन के अंदर जस्ट देखा करो कि भाई सोशलाइजेशन पॉइंट कहां से अप्रोच हो रहा है, किस ऑप्शन में सोशलाइजेशन की बात हो रही है, और उसी ऑप्शन को यू वुड मार्क, आप मार्क कर सकते हो। दोस्तों आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आंसर आप लोगों के सामने है। लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन। कोलबर्ग हैज गिवन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप जो है बड़े आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। कोलबर्ग के अकॉर्डिंग या कोलबर्ग ने कौन सा कंसेप्ट दिया हुआ है, और सीटेट फैब 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कोलबर्ग के अकॉर्डिंग देखो उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया, बिल्कुल नहीं। फिजिकल डेवलपमेंट की स्टेजेस उन्होंने नहीं दी, स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट उन्होंने दिया। जी हाँ, मोरल डेवलपमेंट उन्होंने दिया हुआ है। मोरल डेवलपमेंट में एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 3 लेवल होते हैं। कौन कौन से लेवल होते हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, और हर लेवल में 2 स्टेज होती हैं। तो 3 दूनी 6, तो यानी कि टोटल क्या हो गई, 6 स्टेजेस आर देयर। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, वी वोंट वेस्ट आवर टाइम in this question. Let's talk about the another question. According to Piaget, which one of the following, प्याजे के अनुसार इनमें से कौन सी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने में, कौन सा फैक्टर यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सीटेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड सेट में लैंग्वेज, रीइंफोर्समेंट, एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ल्ड या फिर इमिटेशन। देखो रीइंफोर्समेंट नहीं है, क्योंकि रीइंफोर्समेंट का कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज होता है कि आप बच्चों को बार बार पुनर्बलन नहीं दे सकते, ठीक है। और बात करें एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ल्ड, देखो यहाँ पे ये ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि प्याजे ने बेसिकली ये बोला है कि अगर किसी बच्चे को कुछ सीखना है, उस अपना डेवलपमेंट कराना है, तो सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब फिजिकल वर्ल्ड को कैसे अंडरस्टैंड करेगा, बाई एक्टिविटी। एक्टिव रोल उसका होना चाहिए, बच्चे का रोल एक्टिव होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट होता है वो एडेप्शन के थ्रू, अकोमोडेशन के थ्रू, एसिमुलेशन के थ्रू इस फिजिकल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस ले सकता है, और अगर कोई गलती भी है तो उस गलती को इम्प्रूव कर सकता है। तो बेसिकली उन्होंने इसी चीज़ को आधार बनाया था कि एक्सपीरियंसिंग विद फिजिकल वर्ल्ड, की बच्चे का एक्सपीरियंस कैसा है, बच्चे का अनुभव कैसा है उसके फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए। तो बेसिकली उन्होंने बताया था कि बच्चा जो है धीरे धीरे अगर बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली एडेप्शन, एसिमुलेशन, अकोमोडेशन के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, स्कीमा के थ्रू वो सारी चीज़ों को अडेप्ट कर पाएगा और एक्सपीरियंस ले पाएगा फिजिकल वर्ल्ड का। तो एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ल्ड इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉक अबाउट द कॉग्निटिव एबिलिटी।
जो संज्ञानात्मक एबिलिटी होती है, विशेषता होती है, दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो 4 स्टेज होती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, यानी कि पियाजे की बात कर रहा हूं, पियाजे की थ्योरी की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो 4 स्टेज हैं तो डेफिनेटली आप मान के चलें कम से कम 2 नंबर आप पक्के मान के चलें अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप यू हैव टू फॉलो दीज वीडियो सेशन, ठीक है, जो कि शाम को इस वक्त अपलोड होते हैं 6 से 7 बजे के आसपास अपलोड होते हैं। तो आप इन वीडियो सेशन को फॉलो करें। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के ये क्वेश्चंस हैं, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और साथ में मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आपने टेट्स गुरु को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आप जो है बेसिकली यूट्यूब पे टेट्स गुरु सर्च करें और होम पेज पे जाएं टेट्स गुरु के, और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट से आप जो है डिफरेंट टाइप्स की वीडियो देख सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन पेपर को एलिब्रेट करने की हो, चाहे वो एचटेट के क्वेश्चन पेपर हो, चाहे आपको सीटेट के क्वेश्चन पेपर हो। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ तो मैं जस्ट रैंडमली क्वेश्चन लेके आता हूँ, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का फुल कोर्स हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशन, तो ऐसी कॉग्निटिव एबिलिटी कौन सी है जो कि प्री ऑपरेशनल पीरियड के अंदर आती है। तो आपको चारों में से एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये तो लास्ट स्टेज में आती है, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। डिडक्टिव थिंकिंग भी लास्ट स्टेज में आती है, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, एडोलेसेंस स्टेज में चला जाता है। और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आपका बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आता है। और बात करें एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, तो ये आंसर यहाँ पे करेक्ट है। प्री ऑपरेशनल पीरियड के अंदर बेसिकली दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की एबिलिटी बच्चे के अंदर आनी स्टार्ट हो जाती है। बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो कितने से कितने साल की होती है, तो ये भी मैं बता देता हूँ, 2 से 7 साल की होती है। यानी कि पहली जो स्टेज होती है वो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जो कि बर्थ से 2 साल के बीच की होती है। और नेक्स्ट जो स्टेज होती है जस्ट राइट सेंसरी आफ्टर सेंसरी मोटर स्टेज, वो होती है 2 से 7 साल की, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात हो रही है। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता क्या है, देखो एक तो बच्चे का जो लैक ऑफ कंजर्वेशन इसके अंदर होता है। लैक ऑफ कंजर्वेशन का मतलब मैं कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। अभी कल के वीडियो सेशन में ही मैंने आपको डिस्कस किया था आपके साथ लैक ऑफ कंजर्वेशन। साथ में बच्चा जो है सिंबॉलिकली यहाँ पे अपनी थिंकिंग को डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि मान लो बच्चा जो है ना 2 लकड़ियाँ ले लेगा, लकड़ियों की छड़ी ले लेगा, और उनको ना इस तरीके से तीर कमान बनाने की कोशिश करेगा। भाई 2 ही लकड़ी हैं, ठीक है, और इस तरीके से बिहेव करने की कोशिश करेगा कि भाई हाँ मैं ना तीर कमान चला रहा हूँ, और वास्तव में कोई तीर कमान होता नहीं है। या फिर बच्चा जो है गाड़ी के ऊपर बैठ जाएगा और बोलेगा कि यार मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, चाचू देखो गाड़ी चला रहा हूँ, इस तरीके से, और वो विजुलाइज करने की कोशिश करेगा। तो उसकी जो थिंकिंग है वो सिंबॉलिकली होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ विशेषता और मैंने आपको बताई थी, और इरिवर्सिबिलिटी भी इसके अंदर होती है, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी की इनएबिलिटी होती है बेसिकली, ठीक है। और कंजर्वेशन का तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो बेसिकली ये चीज़ें आपको लर्न करनी है, हर स्टेज का टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, और कितने से कितने साल का होता है, और कुछ एबिलिटी होती हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज़ वो डेवलप होती हैं, तो वो सारी एबिलिटीज़ आपको लर्न करनी है। और डोंट वरी, क्योंकि ये सारी वीडियोस, सारा कॉन्सेप्ट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑन माय यूट्यूब चैनल, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच्ड पेयर। तो इनमें से आपको जो पेयर करेक्ट मैच्ड है वो दिखाना है, करेक्ट मैच्ड पेयर दिखाना है या मार्क करना है। देखो सबसे पहले अगर मैं देखूं इसमें गुड बॉय एंड गुड गर्ल को देख लेते हैं। गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ये एक स्टेज है कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट के अंदर, और इसके अंदर इसकी विशेषता है वन अर्न्स अप्रूवल बाय बीइंग नाइस। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है, देखो जो बच्चे छोटे होते हैं तो वो क्या है कि गुड बॉय एंड गुड गर्ल की कंडीशन में होते हैं, मतलब ओरिएंटेशन में होते हैं। कैसे, क्या आप किसी छोटे बच्चे को ये कहोगे कि बेटा देखो, पर जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन में आते हैं अपनी क्लास के अंदर, जो बच्चे टॉप आते हैं, उन बच्चों को पूरा परिवार प्यार करता है, सारे प्यार करेंगे। तो बच्चा जो है इस चीज़ को ना अपने दिल में ले लेता है, और वो ये सोचता है कि यार अगर मैं पढ़ूंगा और मैं फर्स्ट आऊँगा तो बेसिकली सारे के सारे जो है मेरे से प्यार करेंगे। तो वो गुड बनने के चक्कर में पढ़ना स्टार्ट कर देगा।
कहने का मतलब ये है। तो बीइंग ए नाइस गुड बॉय एंड गुड गर्ल, तो बेसिकली क्या है, वो दूसरों का अप्रूवल लेने के लिए खुद ही वो चीज़ करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो मतलब अच्छा बनने के लिए, अच्छा दिखने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर किसी आपने बोला कि बेटा देखो साफ सफाई जितनी ज़्यादा रखोगे ना तो सब आपसे प्यार करेंगे, तो अच्छे बन के रहो। ठीक है, तो वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, बेसिकली इन चीज़ों पे वर्क करने की कोशिश करते हैं। उसे कहते हैं गुड बॉय एंड गुड गर्ल, जहाँ पे एक दूसरे का अप्रूवल लेने के लिए अच्छा बनने की कोशिश की जाती है बाय द चाइल्ड। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी आपको चाहिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ टैट्स गुरु चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में से निकाल लें, और मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच ऑफ चिल्ड्रन एज प्रपोज्ड बाय वाइगोत्स्की। तो आपको बताना है कि प्राइवेट स्पीच के अंदर जो कि वाइगोत्स्की ने प्रपोज किया था उसके अंदर होता क्या है एक्चुअली में। तो मैं आपको बता दूं कि प्याजे ने इस चीज को बोला है ईगो सेंट्रिक। क्या बोला है? ईगो सेंट्रिक। ठीक है, अहम केंद्रित, मतलब बच्चा जो है ईगोसेंट्रिक में क्या होता है कि अपना ही प्रोस्पेक्टिव आगे रखता है, अपनी चीज़ को अच्छे से समझेगा, अपने तरीके से समझेगा, दूसरे के प्रोस्पेक्टिव से काम नहीं चलेगा उसका। ठीक है, लेकिन इसी चीज़ को वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच का नाम दे दिया। प्राइवेट स्पीच होता क्या है, देखो जब बच्चे छोटे होते हैं तो आपने देखा होगा अर्ली चाइल्डहुड के टाइम पे बच्चा जो है अपने आप से ही बात करता है, अपने आप से ही टॉक करता है। तो बेसिकली इस चीज़ को प्याजे ने बोला है कि बच्चा तो ईगोसेंट्रिक है, बच्चा तो घमंडी है, वो तो अपने आप से ही बात करता है। लेकिन वाइगोत्स्की ने इस चीज़ को बोला है कि नहीं, ये तो प्राइवेट स्पीच है, और इसमें करता क्या है बच्चा जो है ना अपने ही एक्शन को रेगुलेट करने के लिए अपने आप से बात करता है जस्ट। ठीक है, कि भाई मैं ये काम ऐसे करूँगा, जैसे मान लो बटन लगाते वक्त बच्चा जो बोलने की कोशिश करेगा, और आप देखोगे कि बच्चा जो है आपसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन बच्चा जो है किसी कोने में खड़ा होकर अपने खिलौने से खेल रहा है और अपने ही धुन में लगा हुआ है, अपने आप से ही बात कर रहा है। तो किससे बात कर रहा है? तो इसे वाइगोत्स्की ने कहा है प्राइवेट स्पीच है ये, और यहाँ पे बच्चा जो है एक्चुअली में अपने आप से बात कर रहा है अपने एक्शन को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, अपने एक्शन को डायरेक्ट करने के लिए। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम वाइगोत्स्की। अब देखो वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट आ गया, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि वाइगोत्स्की जहां जहां आ जाए तो डेफिनेटली यू हैव टू मार्क ऑन सोशल। तो पहला ही ऑप्शन है कि लर्निंग को हम सेपरेट नहीं कर सकते उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट से। भाई देखो लर्निंग तो होगी ना। अब वाइगोत्स्की का बेस ही ये था, आधार ये था उसकी थ्योरी का, कि अगर किसी बच्चे को कुछ समझना है, उसको कुछ अंडरस्टैंड करना है, तो दूसरों के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, अपने आप तो कुछ हो नहीं सकता। अगर एक बच्चे को आपने प्रॉब्लम दी है, उससे वो सोल्व नहीं हो रही है, तो आपको उसको फंडिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वहां पे भी सोशलाइजेशन बन गया। सोशलाइजेशन का मतलब होता है ग्रुप। क्या मतलब होता है? ग्रुप। कि भाई ग्रुप के अंदर ही स्टडी होती है, तो जितनी भी टेक्निक होती हैं, चाहे वो रेसिप्रोकल टीचिंग हो, चाहे आपका मतलब क्योंकि ग्रुप के भी अंदर चाहे आपका कोलैबोरेटिव टीचिंग हो, लर्निंग हो, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे सोशलाइजेशन हो रहा है बच्चे का। और विदाउट सोशलाइजेशन यानी कि लर्निंग को वी कैन नॉट सेपरेट लर्निंग टू इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट। सिंपल इज दिस। नाउ नेक्स्ट टॉक अबाउट इन ए कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, एक रचनावादी कक्षा कक्ष के अंदर एज इविजन्ड बाय पियाजे एंड वाइगोत्स्की लर्निंग। मतलब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। पहले इसमें क्या बोल रहा है कि सबसे पहले मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाता हूं कि भाई एक रचनावादी क्लासरूम के अंदर पियाजे और वाइगोत्स्की ने कल्पना की है कि लर्निंग is constructed by students themselves who play an active role। ये क्वेश्चन ऐसी है, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट करना सीख लो अच्छे से। और ये क्वेश्चन सीटेट फैब 2016 में ऑलरेडी आ चुका है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। रचनावादी कक्षा कक्ष के अंदर पियाजे और वाइगोत्स्की ने बेसिकली कल्पना की है बच्चों की रिगार्डिंग कि लर्निंग यानी कि अधिगम इज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट themselves who play an active role। देखो बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है बच्चों की यानी कि स्टूडेंट्स की। और मैं कई बार कह चुका हूँ कि कई बार ये टेक्निक भी काम करती है कि अगर बच्चों को लेके बात हो रही है तो ऑप्शन में भी बच्चों को लेके बात होनी चाहिए। अगर ऑप्शन में टीचर की बात हो रही है, ऑप्शन में करिकुलम की बात हो रही है, ऑप्शन में स्कूल की बात हो रही है, तो वो ऑप्शन नहीं लगाना है आपको।
क्योंकि बच्चे की बात हो रही है तो ऑप्शन के अंदर आपको ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहां पे बच्चे की बात हो। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन देख लो, इज कंस्ट्रक्टेड बाय स्टूडेंट्स देमसेल्फ हु प्ले एन एक्टिव रोल। बच्चा अपनी लर्निंग को, देखो सब कुछ डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मेथड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है टीचर का कि भाई टीचर के पास जादू की छड़ी है और बच्चे के ऊपर घुमा देगा, जादू हो जाएगा, बच्चे के अंदर लर्निंग कंसीव हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, बच्चे को ही एक्टिव रोल प्ले करना है, दैट इज मस्ट, ये बहुत ही जरूरी है। टीचर का काम क्या है? टीचर का काम तो फैसिलिटेट कराना है लर्निंग को, टीचर का काम तो स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करना है फॉर सम टाइम। तो इस चीज को लेके पियाजे और वाइगोत्स्की ने ये चीज कहा है कि बच्चे को अगर चाहिए कि अधिगम कंसीव करना है उन्हें, तो उनको एक्टिव सक्रिय होना पड़ेगा। ठीक है, लर्निंग के अंदर। तो पहला ही ऑप्शन अप्रोप्रिएट नजर आ रहा है हमें। ठीक है, बाकी रीइंफोर्समेंट से काम नहीं चलेगा। रीइंफोर्समेंट से कैसे काम चलेगा यार? आप एक बार चॉकलेट दे दोगे बच्चों को, हालांकि रीइंफोर्समेंट के टाइप्स होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि मान लो बच्चे को आपने कोई रिवॉर्ड दे दिया, चाहे वो हैंड ऑन रिवॉर्ड हो कि भाई थपथपा दी पीठ, या फिर आपने बच्चे को कोई एक्चुअली में कोई रिवॉर्ड दे दिया, जैसे चॉकलेट दे दी या फिर कोई रजिस्टर दे दिया, तो बच्चे एक बार तो पढ़ेंगे लेकिन बाद में बच्चे लालची हो जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे। सी ऑप्शन देख लेते हैं भाई, डिक्टेटेड वर्ड आ गया, इसमें डिक्टेटेड वर्ड आ गया, और ये जो ऑप्शन है बेसिकली टीचर के बारे में ही बात कर रहा है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि भाई टीचर के बारे में तो बात ही नहीं होनी। और पैसिव वर्ड भी यहाँ पे आपका सीडीपी के अंदर याद रखना नेगेटिव वर्ड के अंदर आता है। बाकी बात करें स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की, तो ये आपकी बिहेवियरिस्टिक थ्योरी से लिया गया है, और जबकि आपने अगर अच्छे से पढ़ी हुई है थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरीज, चाहे वो आपकी पियाजे की थ्योरी हो, चाहे आपकी वो वाइगोत्स्की की थ्योरी हो, तो वो बेसिकली बिहेवियरिस्ट अप्रोच नहीं रखती हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक है, नाउ टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउअडेज देयर इज a tendency to refer wrong concepts of children as alternative conceptions. This could be attributed to CTET FAB 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहले तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ये क्वेश्चन क्या है कि आजकल जो है बच्चे का जो रोंग कंसेप्ट होता है उसको हम रोंग नहीं बोलते हैं, उसको अल्टरनेटिवली हम कहते हैं कि भाई ये तो ना अल्टरनेटिव कंसेप्शन है। समझ रहे हो बात को? भाई सिंपल सी बात है, बच्चा अगर गलत है तो यू कैन नॉट से टू हिम डायरेक्टली यू आर रॉन्ग, योर क्वेश्चन इज रॉन्ग। हम उसको इस तरीके से नहीं कह सकते। तो बेसिकली हम उसके रॉन्ग कंसेप्ट को, जो उसकी कल्पना है, गलत जो उसकी कल्पना है, उसको बोल देते हैं कि भाई तो ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन है, मतलब ये भी एक सोचने का तरीका हो सकता है। ठीक है, तो अब ये चीज़ किसको एट्रीब्यूट करती है या कर सकती है? पहला ऑप्शन, recognition that children are capable of thinking and their thinking is different from that of adults। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बच्चा सोच रहा है wrong concept और उसको हमने एक ऑल्टरनेटिवली नाम दे दिया विच इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस। तो अब देखो थिंकिंग, दो थिंकिंग हो गई ना। अब यहाँ पे ये निकल के सामने आ रहा है कि बच्चे की जो थिंकिंग है वो एडल्ट के मुकाबले नहीं होती है। एडल्ट की थिंकिंग अलग होती है, बच्चे की थिंकिंग अलग होती है। दूसरी चीज यहाँ पे ये निकल के आ रही है, चाहे बच्चा बेसिकली सोच रहा है, चाहे गलत सोच रहा है, लेकिन सोच तो रहा है ना, सोच तो रहा है ना बच्चा। तो यहाँ से ये चीज निकल के सामने आ रही है, वी हैव गोट दैट पॉइंट दैट कि बच्चा जो है अल्टीमेटली दे कैन थिंक, वो सोच सकते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटी है उनके अंदर कि दे कैन थिंक, वो सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं वो। तो चाहे बेसिकली वो रोंग सोच रहे हैं लेकिन सोच तो सकते हैं ना। और अगर वो रोंग सोच रहे हैं तो यहाँ पे ये पॉइंट भी निकल के सामने आता है कि एडल्ट के मुकाबले उनकी थिंकिंग डिफरेंट होती है, भिन्न होती है, और वो तो होती ही होती है। ठीक है, तो ये आपका ए जो है आंसर हो जाएगा। बाकी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके आज 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डिफरेंट सीटेट एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं और लेटेस्ट हैं, ज़्यादा पुराने भी नहीं है। आज मैंने आपको करवाए हैं 2016 के। कल मैंने जो वीडियो सेशन लिया था वो मैंने, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, 2015 के मोस्टली क्वेश्चन थे। आज मैंने 2016 के लिए हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है आपकी। और मैं आपको बता देता हूं, आई टेल यू वन पॉइंट दोस्तों, इट इज
वेरी इंपॉर्टेंट वे टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, कॉन्सेप्ट्स। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अगर आप थ्योरी भी साथ में पढ़ रहे हैं और साथ में अगर ये क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, तो आई टेल यू वन पॉइंट, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब दोस्तों। और डेफिनेटली आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने 30 आउट ऑफ 30 का टारगेट फिक्स किया हुआ है, एक नंबर भी मैं आपका मिस नहीं होने दूंगा, ऐसा मेरा दावा है इस चैनल पे। टैट्स गुरु को सब्सक्राइब कर लो, साथ में डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट एवरी टाइम। जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको जो है लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी, और जिससे कि आप मेरी वीडियो को वॉच कर पाएं। साथ में अगर आपने टैट्स गुरु चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर से वीडियो देखना स्टार्ट नहीं किया है, तो देर किस बात की, जाइए और सारी वीडियो जो है देखिएगा। ये पॉसिबल नहीं है कि एक दो दिन में ही आप सारी वीडियो देख लें, क्योंकि मोर देन 100 वीडियोस का डाटा है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए वीडियो सेशन में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।